नमस्कार। आज 27 अक्टूबर 2025 के खबरों और उनसे जुड़े जो भी स्रोत हैं उनकी दुनिया में एक गहरी पड़ताल के लिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल, हमारा काम है इन सारी जानकारियों के बीच से जरूरी बातें निकालना। हाँ, और वो गहरी समझ देना जो आपको पूरी तस्वीर समझने में मदद करे। तो आज कहाँ नजर दौड़ाएंगे? आज हम देखेंगे कि दुनिया के मंच पर भारत की क्या स्थिति है, देश के अंदर आर्थिक नीतियां कैसे चल रही हैं, त्योहारों का माहौल कैसा है, बिहार चुनाव में क्या सरगर्मी है, विज्ञान में क्या नया हुआ है, मौसम का हाल क्या है, और खेल की दुनिया से भी कुछ जरूर होगा। हाँ, और खेल में हमारी क्या उपलब्धियां रही। चलिए शुरू करते हैं आज की ये पड़ताल। चलिए शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गलियारों से। कुआलालंपुर में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ जी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें वर्चुअली हिस्सा लिया। ये भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के बीच एक बहुत अहम कड़ी मानी जाती है। और इस बार की खास बात यह है कि भारत आसियान रिश्ते को अब व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हाँ, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है। ये दिखाता है कि दोनों पक्ष सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जो वैश्विक मुद्दे हैं उन पर और ज्यादा गहराई से मिलकर काम करना चाहते हैं। अच्छा। प्रधानमंत्री ने कहा भी कि 21वीं सदी एशिया की है और इसमें भारत आसियान का साथ बहुत अहम है। और एक और घोषणा हुई, 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या समझें? जमीनी स्तर पर क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है वो आज दुनिया की राजनीति और व्यापार का एक तरह से केंद्र बन रहा है। तो इस घोषणा का मतलब है कि भारत और आसियान देश समुद्री सुरक्षा, कनेक्टिविटी यानी जुड़ाव, सस्टेनेबल मरीन रिसोर्सेस जिसे हम नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं, ब्लू इकोनॉमी, हाँ, और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर ज्यादा जोर देंगे। ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में चीन का जो बढ़ता प्रभाव है उसके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश भी है। अच्छा, ये एंगल भी है। और हाँ, एक और बात, तिमोर लीस्ते का 11वें सदस्य के तौर पर स्वागत भी किया गया। ये दिखाता है कि आसियान का कुनबा भी बढ़ रहा है। शिखर सम्मेलन का विषय भी तो था समावेशिता और स्थिरता, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। जी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी वहां सक्रिय थे। मलेशिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, कई नेताओं से मिले वो। काफी व्यस्त कूटनीति चली होगी। हाँ, ये जो द्विपक्षीय मुलाकातें होती है ना, ये शिखर सम्मेलनों का बहुत अहम हिस्सा होती हैं। सही बात है। ये अलग अलग देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने का एक अच्छा मौका देती है। और एक और दिलचस्प बात सामने आई है, पर्यटन को लेकर एक संयुक्त बयान। अच्छा, पर्यटन पर क्या? इसमें सिर्फ ज्यादा पर्यटकों को लाने की बात नहीं है, बल्कि हरित, नीले और चक्रीय अर्थव्यवस्था के जो सिद्धांत हैं उन पर जोर है। मतलब सस्टेनेबल टूरिज्म। बिल्कुल, ऐसा पर्यटन जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और जो स्थानीय समुदाय हैं उनको भी फायदा दे। ये आजकल जो वैश्विक रुझान है उनके ही अनुरूप है। ये अच्छी बात है। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब जरा अपने देश के अंदर झांकते हैं। जी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में जीएसटी बचत उत्सव का जिक्र किया। कहा जा रहा है कि त्योहारों में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और खासकर स्वदेशी सामान खरीद रहे हैं। हाँ, ये जीएसटी बचत उत्सव 22 अक्टूबर से शुरू हुआ है। असल में तब कुछ चीजों पर जीएसटी की दरें घटाई गई थी। ओके। खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जैसे 350 सीसी तक के जो 2 पहिया वाहन हैं, वो अब 28% की जगह 18% जीएसटी दायरे में आ गए हैं। अच्छा, काफी कमी है ये तो। हाँ, इसी तरह 10 से ज्यादा सीटों वाली बसें और मिनी बसें, उन पर भी टैक्स कम हुआ है, 28 से 18%। एक खरीदार का उदाहरण भी दिया गया, संदीप कुलकर्णी। उन्होंने बताया कि टैक्स घटने से उनकी नई कार पर करीब 1 लाख रुपए बच गए। 1 लाख रुपए? वाकई ये तो बहुत बड़ी बचत है। हाँ, आंकड़ा तो यही बताया गया। लेकिन क्या ये कुछ लोगों के अनुभव है या इसका असर बड़े पैमाने पर दिख रहा है? मतलब क्या ऑटो सेक्टर की बिक्री सच में बढ़ी है? देखिए, एक व्यक्ति का अनुभव शायद पूरे सेक्टर की कहानी ना कहे, लेकिन ये इशारा जरूर करता है कि टैक्स कटौती का सीधा फायदा ग्राहकों तक पहुंच रहा है। असली सवाल यह है कि क्या ये कटौती मांग में एक स्थायी तेजी लाएगी, खासकर तब जब इकोनॉमी में दूसरी चुनौतियां भी मौजूद हैं। सही। क्या इससे निर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने का हौसला मिलेगा और क्या इससे सरकारी खजाने पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा? इन सवालों के जवाब तो आने वाले महीनों में बिक्री के आंकड़ों और आर्थिक विश्लेषण से ही मिलेंगे। ठीक है। फिलहाल त्योहारी मौसम में ये ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर तो है ही।
मन की बात में प्रधानमंत्री ने एक और जिक्र किया था, ऑपरेशन सिंदूर। ये क्या था? हाँ, ऑपरेशन सिंदूर। ये असल में दशकों पहले जो भारत की प्राचीन मूर्तियां और कलाकृतियां विदेश ले जाई गई थी ना, हाँ, उनको वापस लाने के एक सफल अभियान से जुड़ा है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर को वापस पाने का एक प्रतीक है और लोगों में एक गर्व की भावना भी जगाता है। अच्छा, तो ये मतलब था उसका। हाँ, प्रधानमंत्री ने इसी कड़ी में लोगों से अपनी विरासत पर गर्व करने और उसे जानने की अपील भी की। अच्छा, साथ ही छठ पूजा का भी जिक्र हुआ। ये बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। आज खरना है, जिसके साथ वो 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू हो गया है। हाँ, छठ तो प्रकृति, सूर्य और छठी मैया की उपासना का पर्व है। ये लोक आस्था का महापर्व कहलाता है और इसकी जो सामाजिक समरसता है, सादगी है, वो इसे खास बनाती है। सही। नदियों और तालाबों के किनारे लाखों व्रतियों का अर्घ्य देना वो एक अद्भुत दृश्य होता है। बिल्कुल। अच्छा, आस्था और अर्थव्यवस्था के बाद अब रुख करते हैं शासन और राजनीति का। बिहार में विधानसभा चुनाव और कुछ उपचुनाव होने वाले हैं। हाँ। और चुनाव आयोग ने कुछ निर्देश जारी किए हैं, साइलेंस पीरियड और एग्जिट पोल पर रोक। इसका क्या मतलब है? ठीक इसका मतलब है कि वोटिंग खत्म होने से ठीक 48 घंटे पहले हर तरह का चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। ओके। इसे ही साइलेंस पीरियड कहते हैं। मकसद यह है कि वोटर शांति से सोच विचार कर अपना फैसला ले सके। इस दौरान टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया या किसी भी मंच पर चुनाव को प्रभावित करने वाली कोई सामग्री, जैसे किसी पार्टी का विज्ञापन या नेताओं का इंटरव्यू, ये सब नहीं दिखाया जा सकता। और एग्जिट पोल? एग्जिट पोल यानी जो वोट देकर निकले लोगों से पूछकर नतीजों का अनुमान लगाने वाले सर्वे होते हैं। हाँ। वो भी वोटिंग पूरी होने तक नहीं दिखाए जा सकते। बिहार में वोटिंग 6 और 11 नवंबर को है, तो एग्जिट पोल पर रोक 6 नवंबर सुबह 7 बजे से 11 नवंबर शाम 6:30 बजे तक लागू रहेगी। अच्छा। ये नियम इसलिए है ताकि मतदाता किसी भी तरह के दबाव या भ्रम से मुक्त होकर वोट डाल सके। समझ गया। और बिहार में चुनाव प्रचार तो जोरों पर होगा, क्या खास चल रहा है वहाँ? बिल्कुल, नेताओं के दौरे और बयानबाजी एकदम तेज है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सीमांचल में प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने वक्फ एक्ट का मुद्दा उठाया है। वक्फ एक्ट, जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और चैरिटेबल संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़ा कानून है, तेजस्वी ने कहा है कि सत्ता में आए तो इसे खत्म करेंगे। अच्छा। साथ ही उन्होंने पंचायती राज प्रतिनिधियों को पेंशन देने का वादा भी किया है। तो दूसरी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, भाजपा इसे मुद्दा बना रही है। रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी पर हताशा में अव्यावहारिक वादे करने का आरोप लगाया है, जैसे जीविका दीदियों को पक्की नौकरी या हर परिवार को रोजगार। ओके। शाहनवाज हुसैन का कहना है कि वक्फ एक्ट पर तेजस्वी मुस्लिम समुदाय को गुमराह कर रहे हैं। उधर कांग्रेस के अशोक गहलोत कह रहे हैं कि लोग अब बदलाव चाहते हैं। और एक तीसरा कोण भी है, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी। वो कह रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन दोनों ही जनता को धोखा दे रहे हैं। अच्छा। जाहिर है हम यहाँ सिर्फ अलग अलग पक्षों के जो दावे हैं या आरोप हैं उनको आपके सामने रख रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। नहीं, वो तो स्पष्ट है। हाँ, तो ये बयानबाजी दिखाती है कि मुकाबला कितना तीखा है और पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, बिहार की चुनावी गर्मी से जरा हटकर देखें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद में एक बड़े निजी अस्पताल यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। जी। उन्होंने अच्छी प्राइवेट हेल्थ केयर के योगदान की बात की। हाँ, उनका कहना था कि एक स्वस्थ और विकसित भारत बनाने में अच्छे निजी स्वास्थ्य संस्थानों की भूमिका भी अहम है। ये सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मिलकर काम करते हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से खबर है कि 21 माओवादियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया है। अच्छा, ये भी खबर है। हाँ, ये नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति बहाली की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। और एक और अच्छी पहल हुई है डिसलेक्सिया जागरूकता को लेकर। बिल्कुल, अक्टूबर का महीना राष्ट्रीय डिसलेक्सिया जागरूकता माह के तौर पर मनाया जा रहा है। डिसलेक्सिया वो लर्निंग डिसऑर्डर है जिससे पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। हाँ, पता है। तो जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट जैसी कई अहम इमारतों को लाल रोशनी से नहलाया गया। अच्छा। और वॉक फॉर डिसलेक्सिया का आयोजन भी हुआ। मकसद यही है कि लोग स्थिति को समझें और इससे जूझ रहे बच्चों और लोगों के प्रति थोड़े संवेदनशील बने। बहुत जरूरी है ये। अच्छा, समाज और शासन की इन हलचलों के बीच चलिए देखते हैं कि विज्ञान और तकनीक के मोर्चे पर भारत कहाँ खड़ा है, खासकर सम्मान और चुनौतियों के लिहाज से। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 की घोषणा हुई है। हाँ, और इसमें सबसे बड़ा सम्मान विज्ञान रत्न
वो मरणोपरांत प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया जा रहा है। प्रोफेसर नार्लिकर? हाँ, बहुत बड़ा नाम। जी, देश के महानतम खगोल भौतिकीविदों में से एक थे और उन्होंने विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। ये पुरस्कार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन में देश का सर्वोच्च सम्मान है। ये तो वाकई बड़ी बात है। और भी पुरस्कार हैं शायद इसमें? जी हाँ, 8 वैज्ञानिकों को उनके शानदार काम के लिए विज्ञान श्री पुरस्कार मिलेगा। 14 युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान युवा पुरस्कार दिया जा रहा है, जो नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए है। और कृषि विज्ञान में बेहतरीन काम के लिए टीम अरोमा मिशन CSIR को विज्ञान टीम पुरस्कार मिल रहा है। अच्छा, ये पुरस्कार दिखाते हैं कि भारत अलग-अलग क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रतिभा को पहचान और सम्मान दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां एक ओर वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति की एक चुनौती भी दरवाजे पर दस्तक दे रही है। चक्रवात मोन्था। हाँ, ये चिंता की बात है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में जो गहरा दबाव बना है, वो कल तक चक्रवाती तूफान मोन्था में बदल सकता है। कल तक? हाँ, और मंगलवार तक ये गंभीर चक्रवाती तूफान यानी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है। गंभीर चक्रवाती तूफान, ये कितना खतरनाक हो सकता है और कहां-कहां असर पड़ने की आशंका है? देखिए, गंभीर चक्रवाती तूफान का मतलब होता है बहुत तेज हवाएं, 118 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक, और बहुत भारी बारिश। इससे काफी नुकसान हो सकता है। ओह! IMD के मुताबिक इसका असर तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, ओडिशा, यहां तक कि पूर्वी राजस्थान, गुजरात, केरला, माहे और कराईकल तक देखने को मिल सकता है। काफी बड़ा इलाका है ये तो। हाँ, मछुआरों को तो बुधवार तक समुद्र में ना जाने की सख्त हिदायत दी गई है। तो क्या राज्य सरकारें तैयार हैं इससे निपटने के लिए? तैयारियां कैसी हैं? बिल्कुल, आंध्र प्रदेश तो हाई अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री ने खुद स्थिति की समीक्षा की है। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल यानी NDRF की 6 टीमें और राज्य आपदा अनुक्रिया बल SDRF की 13 टीमें तैनात कर दी गई हैं। ओके। नौसेना के हेलीकॉप्टर और बचाव नौकाएं भी तैयार रखी गई हैं। सीनियर अधिकारियों को नोडल ऑफिसर बनाया गया है और कंट्रोल रूम भी काम कर रहे हैं। ये तैयारी दिखाती है कि अब हम ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए पहले से कई ज्यादा सचेत और संगठित हैं। उम्मीद यही करनी चाहिए कि नुकसान कम से कम हो। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि सब सुरक्षित रहें। चलिए, अब कुछ ऐसी खबरें जो जोश भर दें खेल की दुनिया से। हाँ बिल्कुल, और शुरुआत वेट लिफ्टिंग से। बहरीन में एशियाई युवा खेल चल रहे हैं। अच्छा। और वहां भारत की प्रीति स्मिता भोई ने तो इतिहास रच दिया है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने लड़कियों के 44 किलोग्राम वर्ग में क्लीन एंड जर्क में 92 किलोग्राम वजन उठाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला और गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड रिकॉर्ड? वाह, 92 किलो। हाँ, और कुल 158 किलो वजन उठाया उन्होंने। ये शानदार, मतलब अद्भुत उपलब्धि है। जबरदस्त। और बैडमिंटन में भी कुछ अच्छी खबर है। जबरदस्त खबर है। चीन के चेंगडू में बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 चैंपियनशिप हुई। भारत ने गर्ल सिंगल्स में दोनों गोल्ड मेडल जीते। अंडर 17 में शाइना मणिमुथु और अंडर 15 में दीक्षा सुधाकर चैंपियन बनी। दोनों गोल्ड हमारे, क्या बात है। हाँ, और कुल मिलाकर भारत ने इस चैंपियनशिप में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये इस टूर्नामेंट के इतिहास में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। हमारी जो युवा प्रतिभाएं हैं वो कमाल कर रही हैं। वाकई, ये युवा खिलाड़ी देश का नाम बहुत रोशन कर रहे हैं। और अंत में क्रिकेट से एक अपडेट ले लेते हैं। महिला वनडे वर्ल्ड कप में मुंबई में भारत और बांग्लादेश का मैच चल रहा था जी, लेकिन बारिश ने खेल बिगाड़ दिया। हाँ, काफी देर तक बारिश होती रही, इसलिए मैच को घटाकर 27-27 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। ओके। बांग्लादेश ने 9 विकेट पर 119 रन बनाए, तो भारत को जीत के लिए 120 रन का लक्ष्य मिला है। 27 ओवर में 120। हाँ ठीक है, तो मैच का नतीजा? हाँ, वो ताज़ा अपडेट देखना होगा कि क्या नतीजा रहा या मैच अभी चल रहा है। तो ये कि आज की खबरों की कुछ परतें, वैश्विक साझेदारी की बारीकियों से लेकर घरेलू अर्थव्यवस्था की नब्ज तक, चुनावी वादों के शोर से लेकर वैज्ञानिक सम्मान की चमक तक, और मौसम की चेतावनी से लेकर खेल के मैदान में विश्व रिकॉर्ड तक, बहुत कुछ हुआ है। हाँ, आज की बातचीत से एक बात साफ उभरती है कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर सक्रिय है। चाहे वो दुनिया में अपनी जगह बनाना हो, या अंदरूनी चुनौतियों से निपटना हो, या फिर भविष्य के लिए प्रतिभाओं को तराशना हो। सही।
सोचने वाली बात यह है कि ये सब जो अलग अलग दिखने वाली कड़ियां हैं, ये मिलकर भारत की कहानी को कैसे आगे बढ़ा रही हैं और इन रुझानों का हमारे आने वाले कल पर क्या असर पड़ सकता है। ये एक अच्छा सवाल है। शायद यही वो सवाल है जिस पर हम सब थोड़ा और सोच सकते हैं। बिल्कुल। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।